एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की विशेष चर्चा में हम डिस्कशन करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनते बिगड़ते समीकरण। इस खास परिचर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री पुष्परंजन जी, जो एई न्यूज़ ब्रसेल्स के इंडिया बेस्ड एडिटर हैं। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर जे.एस. यादव साहब, जो IIMC में प्रोफेसर हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आपने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जनाब यूसुफ अंसारी साहब, जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स में काम कर चुके हैं और अभी संदेश अहमदाबाद के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल बारी मसूद साहब हैं, जो मुस्लिम मिरर और कलकत्ता का अखबार है अल कलम, उसके लिए काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, एक तरफ मायावती ब्राह्मणों के साथ मुसलमानों पर अपना निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो माइनॉरिटीज़ पर अपना एकाधिकार जताती रही है हमेशा से, और तीसरी तरफ कांग्रेस है जिनकी प्रियंका गांधी एक पॉलिटिकल टूरिज्म के तौर पर उत्तर प्रदेश जाती हैं। वहीं ओवैसी जी ने दस्तक दी है उत्तर प्रदेश के अंदर और अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत फैज़ाबाद से की है। जब उनसे कहा गया कि अब इसका नाम अयोध्या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फैज़ाबाद से ही अपनी बात शुरू करूंगा। तो आइए पहला सवाल हम पुष्परंजन जी से करते हैं और पुष्परंजन जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारे फैक्टर्स का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। ओवैसी कितने इफेक्टिव होंगे, मायावती की जो समीकरण है वो कितनी इफेक्टिव होगी, और छोटे दल कितने इफेक्ट होंगे। जनाब पुष्परंजन जी। देखिए गजाली साहब, जो इफेक्ट की बात आप कर रहे हैं, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, अभी समय है, समीकरण भी बहुत सारे बदलेंगे और देखे जाएंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी। अभी थोड़ा प्री मैच्योर है, लेकिन जिस तरह की भूमिका बन रही है, जिस तरह का टूरिज्म शुरू हो गया है, जिस तरह से जगह जगह पर चीजें डेवलप की जा रही हैं और वोट को केंद्रित करके डेवलप की जा रही हैं, ब्राह्मण खासकर अभी मेन फोकस में है कि ब्राह्मण नेता कौन बनेगा, ब्राह्मण की राजनीति किस पार्टी, किस दल जमात के लोग करेंगे, ये ज़्यादा फोकस्ड हो गया है। और मायावती से लेके और बाकी दूसरे भी ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिए हैं। सपा जो है अभी दुविधा में है कि ब्राह्मणों को कैसे अपने अक्स में उतारे, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ और भी खेल वहाँ हो रहा है। अभी ग्वालियर में हिंदू महासभा के एक नेता थे नारायण आप्टे, जो दूसरे एक्यूज थे जिनको भी फांसी पर लटकाया गया था नाथूराम गोडसे के साथ गांधी जी की हत्या के जुर्म में। नारायण आप्टे की मूर्ति वहां जब्त की गई है। उसे अक्टूबर में प्लान किया गया था कि अक्टूबर में, अगले महीने पहले हफ्ते में मेरठ में उसको इंस्टॉल करने के लिए, मेरठ में और एक दो जगह और इस तरह की मूर्ति, तो उसे जब्त, जब हो हल्ला हुआ तो ग्वालियर में उसे जब्त किया गया है। इसके पीछे क्या हो सकता है? इसके पीछे आप उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उग्र हिंदुवाद की राजनीति है, जो वैसी राजनीति है जो वहां पर और विष को घोल दे और विष फैला दे। इस दिशा में काम हो रहा है। और मध्य प्रदेश में ही ये मूर्ति क्यों बरामद हुई, हो सकता है कि और भी दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसे कोऑर्डिनेट करें। एक दूसरा फ्रॉड और भी हुआ है जिसको आज उजागर हुआ है। कोलकाता के ब्रिज पर योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं, बड़ी सी तस्वीर उनको फ्रेम में लेके, और इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा फुल पेज का एक विज्ञापन छापा। जब हो हल्ला हुआ कि ये तो कोलकाता का ब्रिज है और ट्रांसफॉर्मेशन, आप उसका सिग्नेचर जो बड़ी सी हेडलाइन लगा के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूपी करके पूरा एक पेज छापा जाता है। जब हल्ला हुआ कि अरे ये तो कोलकाता का ब्रिज है, उसे तो बंगाल में डेवलप किया गया ब्रिज उत्तर प्रदेश में कहाँ से आ गया। तो अब ये झेप मिटाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के विज्ञापन विभाग के माध्यम से उसके हवाले से खबर दी गई कि भाई ये विज्ञापन विभाग ने गड़बड़ी कर दी थी, इस वजह से ये ऐसा हुआ है।
मगर मूल बात यह है कि विज्ञापन छपने से पहले, हम सब सीनियर लेवल के जर्नलिस्ट हैं, सबको पता है कि किसी भी सरकारी विज्ञापन को, खासकर ऐसे विज्ञापन को छापने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय उसको देखता है, ओके करता है, तब आगे बात छपने के लिए जाती है। तो वो क्या कर रहे थे, घुइयां के खेत में घुइयां छील रहे थे या सोए हुए थे या भांग खाए हुए थे, ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय ही बताएगा। मगर उद्देश्य क्या, आप फ्रॉड कर रहे हैं, एक तरह से फ्रॉड पकड़ा गया तो आप उन चीजों को, नहीं तो डेवलपमेंट के मसीहा भी बने हुए हैं यूपी में, और साथ साथ बहुत सारी चीजें भी चल रही हैं। ओपनिंग कमेंट है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे तफसील में नहीं जाना चाहता जी गजाली जी साहब जी। मसीहा बने हुए हैं। डॉक्टर जे.एस. यादव साहब, अभी किसानों का इतना बड़ा आपने देखा आंदोलन हुआ और महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, और वो मुजफ्फरनगर वही है जहाँ एक बड़ा फसाद हो चुका है, और वहीं 2 दिन बाद एक मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े मिलते हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि कुछ वैसे ही लोग पकड़े गए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। फिर दूसरे भी कई और इस तरह के पै दर पै घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो उसी उग्र हिंदुवाद या कम्युनलिज्म पर या पोलराइजेशन पर ही होगी, या इसके इतर भी कुछ बुनियादी सवाल सामने आएंगे? देखिए, जो अभी मुजफ्फरनगर में हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इतने सारे लोग किसान इकट्ठे होने और फिर वहाँ पर नारे लगना कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव, तो ये दोनों एक प्रतीक हैं कि किसान इकट्ठा हो रहा है। और वो एक यूपी में ही नहीं, मतलब वेस्टर्न यूपी में ही नहीं, ये सारे यूपी में इसका असर देखने में आएगा। दूसरी बात यह है कि यूपी से बाहर भी किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब दूसरे प्रांतों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, खासकर उन पर, बल्कि ऑल ओवर इंडिया। इसका असर ये होगा कि ये जो किसान आंदोलन है न केवल यूपी के चुनाव को प्रभावित करेगा, बल्कि सारी राजनीति को भारत में प्रभावित करेगा। उसके असर आपको 2024 में भी नजर आएगा। लेकिन यूपी इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। यहाँ का जो भी होगा, जिसे कहते हैं एक तरह से सेमीफाइनल होगा कि कितने इकट्ठे होते हैं, सब सही है। ज़्यादातर मूल कास्ट को कास्ट होती है, ब्राह्मण ब्राह्मण कर देगा, यादव यादव कर देगा, वो तो अपनी जगह पर अपनी जगह। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर किसान इकट्ठा होता है और एक निर्णय लेता है, जो नेता भले इकट्ठे ना हो पाए, लेकिन वोटर है वो बहुत समझदार होता है, वो सही निर्णय लेता है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनमें से वोटर पहचान जाता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन 2-3 लोग मुख्य कंटेंडर हैं, और उनमें से एक चुन लेता है। तो नेता भले ही फेल हो जाए, लेकिन वोटर जो है, मतदाता जो है, वो सही निर्णय लेके सही निर्णय लेगा। और उम्मीद है, मतलब मुझे जो लगता है, ये चांसेस हैं कि जो किसान यूनियन का है या किसान का जो मुद्दा है या किसान के लोग वोटर्स हैं, वो इकट्ठा होकर सही निर्णय लेके देंगे। जी, बहुत अहम बात कही कि वोटर बहुत समझदार है और वो सोच समझ करके अपना निर्णय लेगा। यूसुफ भाई, आप अहमदाबाद में हैं और बराबर चीज़ों को देख रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुजरात में जो घटनाक्रम अभी घटा गया, उसका असर क्या यूपी के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, मुजफ्फरनगर दोनों अलग स्टेट है, अलग तरह की राजनीति दोनों जगह होती है। और मुझे नहीं लगता कि गुजरात का घटनाक्रम का कोई असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से गुजरात में मुख्यमंत्री बदला गया है, उस तरह की कवायद उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी इस साल के शुरू में, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सुविधा किया गया था और उनके मंत्रियों का भी सदा के साथ बात था। और एक मूड था उत्तर प्रदेश में भी शायद परिवर्तन हो, नेतृत्व परिवर्तन हो। लेकिन
योगी आदित्यनाथ वहाँ लार्जर देन पार्टी हो गए हैं और उनके सामने पार्टी आला कमान इस तरह से बेबस नजर आया और जो कुछ दिल्ली में तय हुआ था उस पर अमल करने में योगी आदित्यनाथ ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और आला कमान को भरोसा दिया कि साहब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर पार्टी उभरेगी, इसलिए वहां वो परिवर्तन नहीं पाया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ना गुजरात के घटनाक्रम का उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कोई असर पड़ेगा। जी, उत्तर प्रदेश पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बारी मसूद साहब, आप मुस्लिम इश्यूज पर बराबर लिखते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अवैसी साहब जो यूपी के अंदर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और उन्होंने डिसीज़न किया है कि 100 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, आप क्या समझते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पूरे चुनाव प्रक्रिया पर? अवैसी साहब के हवाले से जो है दो तरह के जो है मौक़िफ़ जो है, दो तरह की राय सामने आती है। एक तबका मुसलमानों को ये कहता है कि भाई ये ओवैसी साहब जो है ये बीजेपी के रास्ते को आसान बना रहे हैं, हमवार कर रहे हैं। दूसरा तबका ये है कि जो सेकुलर जमातें हैं वो मुसलमानों को जो है टेकन फॉर ग्रांटेड वाला उनका रवैया होता है मुसलमानों के साथ। तो ओवैसी साहब की आमद के नतीजे में एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो सेकुलर जमातें हैं, अपने आप को जो सेकुलर कहती है, वो उनसे जो वाबस्ता मुसलमान हैं उनको कुछ ना कुछ उनको वेटेज देना शुरू करना पड़ता है। जैसा मैं आपको महाराष्ट्र की मिसाल बताता हूँ। महाराष्ट्र में जब पहली मरतबा ओवैसी साहब की पार्टी जब दाखिल हुई वहाँ पर इलेक्शन में, तो लामहला जो है शिवसेना को भी, हालांकि शिवसेना का बेस में कोई मुसलमान नहीं है लेकिन मुसलमान को तोड़ देते हैं उनको, तो शिवसेना को भी अपने कुछ एक दो जो है कैंडिडेट जो है तो मुसलमान के देना पड़े। कांग्रेस को भी अपने जो है जो उम्मीदवारी की जो तादाद है, फहरिस्त है, उसमें कुछ मुसलमानों की तादाद को बढ़ाना पड़ा, एनसीपी को भी बढ़ाना पड़ा। तो ये तो है अपनी जगह कि भाई ओवैसी की आमद अब कितनी सीटों पर वो नुकसान करती, कितनी सीटों पर फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये तो बिहार के इलेक्शन में भी जाहिर हो गया है कि उनकी आमद से कोई स्प्लिट नहीं होता है, वोट स्प्लिट नहीं होता है। उन्होंने जो है अभी भी जो 100 सीटों का ऐलान कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। बिहार में भी उसी तरह से कहा था और वो सिर्फ 15 सीटों पर लड़े और जो 5-7 सीटें जो गई है वो भी आरजेडी को गई थी या जेडीयू को गई थी। एक ही सीट जो थी बीजेपी को गई थी, वो 15 सीटों में से जो है, जो कहा जाता है ना कि भाई ये बीजेपी के रास्ता हमवार करते खुला करते, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े पैमाने पर आएंगे। लेकिन इसके नतीजे में समाजवादी पार्टी, मायावती वगैरह जो मुसलमानों को नाम लेने से भी जो है तो कतरा रही है, घबरा रही है, वो ब्राह्मणों के लिए तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जबकि 20-22% जो लोग हैं, वोटर है, उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं है, बीएसपी की हो या समाजवादी पार्टी की हो। तो ये कम से कम, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर मुसलमान उनका असल बेस है, समाजवादी पार्टी का भी असल बेस वही है, मुसलमान है, और मायावती की पार्टी का भी, तो ये मजबूर होगी कि भाई मुसलमानों की तरफ भी कुछ तवज्जो दी जाए। तो मुझे लगता है कि उनकी आपका ये मानना है को हो सकता है, मेरा आपका मानना है कि इसकी तरफ तो मुसलमानों के इश्यूज की तरफ या मुसलमानों की तरफ तवज्जो दी जाएगी। पुरुषोत्तम जी, जो बात अभी भारी साहब ने कही कि सेकुलर पार्टियां या शूडो सेकुलर पार्टियां वो मुसलमानों का नाम लेने से भी बचती हैं, तो क्या ओवैसी के आने से उनके इश्यूज चुनाव का मुद्दा बनेंगे क्या? देखिए, कुछ चीजें मैं याद दिला दूं आपको। देखिए, आवाज इको हो रही है, जब मैं बोलता हूं तो लौट की आवाज आ रही है, जरा से प्रोडक्शन से ठीक कर रही है, सबकी आवाज इको हो रही है। मैं ये कह रहा था गजाली साहब कि बंगाल में जो चुनाव हुए उसमें सेकुलर पार्टियां इकट्ठी थी। क्या सारे मुसलमानों ने वहाँ सेकुलर पार्टी को वोट दे दिया था? उलट गया, पूरा मामला उलट गया। मुस्लिम वोटर जो है, अब वो जमाना लद गया जब आप उसे इमोशनल कर देते थे, डरा देते थे, धमका देते थे, और फिर वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां उसका फायदा उठा लेती थी। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा शिक्षित, पढ़ा लिखा है और उसके निर्णय जो हैं बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। अगर ऐसा अगर नहीं होता तो बंगाल के चुनाव का दृश्य कुछ और होता। एक दूसरा ये कि कुछ चीजें
ये इको की वजह से गजाली साहब मैं ज्यादा लंबा नहीं बोल पाऊंगा, इसमें ठीक हो जाए तो इसको कोशिश कर रहा हूँ सही करवाने। हाँ, ये लौट के आ रही। दूसरा, यूसुफ भाई जो बोल रहे थे कि गुजरात का कोई असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नहीं पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो थोड़ा मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। गुजरात दंगा, उसका तो पूरा देशव्यापी असर पड़ा। पूरे देश का कोई हिस्सा नहीं है, कोई गुजरात दंगे का असर नहीं हुआ, वो चुनाव में, आने वाले दिन के चुनाव में नहीं असर हुआ। तो ये चीज भी ध्यान रखना। और दूसरा, अभी जो कुछ वहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उस कमजोरी को भी वहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो बीजेपी के आलोचक हैं उठाएंगे उन चीजों को। वहाँ के जो फेलियर हुआ है, गुजरात में जो फेलियर हुआ है रूहानी शासन में, जिस तरह के हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चा हो या फिर कोविड मैनेजमेंट का मोर्चा हो या फिर इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया हो, ये सारा गुजरात मॉडल जो है आलोचना का केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जी गजाली साहब। जी, आपने कहा कि इसका केंद्र बनेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये एक ही तरह की पॉलिटिक्स करती हैं और इनके पास में जो मॉडल है, रोल मॉडल, वो ये बीजेपी को मान करके और उसी तरह मंदिर मस्जिद और जाना बड़े संतों के पास में, ये सब शुरू कर देते हैं। तो यादव साहब, इसका क्या औचित्य है कि एक सेकुलर देश में, जहां हमने मज़हब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि मज़हब के बगैर हमने अपने देश की पॉलिटिक्स को संजोया है, ऐसे में ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, या भगवा रंग फैलाना या झंडा फहराना या इस तरह के प्रोसेशंस करना या धार्मिक सभाओं में जाना, ये सारे जो चीज़ें हैं, क्या इससे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है ये? देखिए, पोलराइजेशन की कोशिश बराबर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। असर गुजरात के चुनाव या गुजरात की डेवलपमेंट से भी शायद यहाँ पर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा जो बिहार में गतिविधियाँ, पॉलिटिकल गतिविधियाँ चल रही हैं, तो जैसे कह रहे हैं आरजेडी और बीजेपी इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, वहाँ की सरकार खुदा में खास्ता गिर गई, तो यूपी में उसका बहुत भारी असर पड़ेगा अगेंस्ट बीजेपी। तो ये डेवलपमेंट मैंने जैसे पहले कहा कि वोटर है वो नेताओं से कहीं आगे बढ़ गया है, इसको समझ है, और इतना पुराना वोटर नहीं है, ग्रुप कास्ट के नाम पर जो वोट करता है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी सोचता है। और मुझे तो इस किसान जो संघर्ष चल रहा है महीने से, उसकी बराबर चर्चा सारे हिंदुस्तान में होती रही है और इसका असर बात का पहुँच गया है। अगर वो किसान के नाम पर वोट डालते हैं, जैसे खास तौर पे वेस्टर्न यूपी में, यहाँ मुजफ्फरनगर की बात पंचायत भी की, तो उसको लेकर काफ़ी ये लगता है लोग किसानी पर वोट डालेंगे, ना कि दूसरे कंसिडरेशन में। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ झंडे भी फहराए जाएंगे, तो वो स्टेट 53 आपने नारे सुने हैं, काफ़ी लिखे भी होंगे। वो हर महादेव का नारा भी है और अल्लाह अकबर का सेम स्टेट, लेकिन जो अपोनेंट है उसको काट के दिखा रहे हैं। तो आज वहाँ पर केवल अल्लाह अकबर की जो नारा लगा है और उसको कमल करने की कोशिश हो रही है। मेरा अपना मानना ये है कि वोटर जो है नेताओं से कहीं ज़्यादा नेता तो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। आप पार्टी भी काफ़ी सारी सीटें लड़ने की बात करती, तो उसका भी क्या असर होगा वो देखने वाला है। केवल जो मायावती
अखिलेश यादव भी नहीं है टीम में, आप पार्टी की यूपी में अपना पॉलिटिकल पावर खेलेगी। तो अवैसी के अलावा आप पार्टी है, तो सबका असर होगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं कहता हूँ वोटर है, सब बातें सुनता है, पढ़ता भी है और सुनता भी है। अल्टीमेटली एक प्लस पॉइंट तो बीजेपी का है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर स्किल की बात करें, पैसे की बात करें, प्रचार की बात करें, तो वो सबको मार्क्स दे सकता है। लेकिन जैसे हम कम्युनिकेशन थ्योरी में पढ़ाते थे और पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन बड़ा सिलेक्टिव होता है। आदमी वही सुनना चाहता है जो सुनना चाहता है, वही देखता है वो रीइंफोर्स जिसे कहते हैं, बराबर होता रहता है। तो मेरे विचार में किसानी का मैसेज जो है काफ़ी, और ये 1-2 दिन में चेंज नहीं होता है, काफ़ी लंबे अर्से में जाके चेंज होता है। 9 महीने 10 महीने चेंज चल रहा है, तो ये बात फैल चुकी है और इसका असर पड़ने की संभावना, इसके असर पड़ने की संभावना है। यूसुफ अंसारी साहब, आपको याद होगा कि मायावती जी ने एक सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिसमें पंडितों को, ब्राह्मणों को लिया था और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन लेकर के वो सत्ता में आई थी। फिर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया और ये उम्मीद की जा रही थी कि यादव और ब्राह्मण और मुसलमान मिलकर के कोई इक्वेशन बनाएंगे। उसके मुकाबले बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग की कि यादव के बगैर पिछड़े और दलितों में जो जाटव हैं उनके बगैर दलित, और मुसलमानों का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो क्या इस बार कोई सोशल इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं? देखिए मुजफ्फर साहब, बीजेपी जो है वो चुनाव दर चुनाव अपनी स्ट्रेटेजी को बदलती है, ये उसकी खासियत है। और बाकी उत्तर प्रदेश की जो दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी या बीएसपी हो, वो एक तय धर्रे पर राजनीति करती है। इसमें बीएसपी जरूर थोड़ा सा चेंज करती रही है, और बीजेपी कदम चुनाव दर चुनाव बीजेपी ने बीएसपी ने जब स्ट्रेटेजी चेंज की है, वो बहुजन की पार्टी है, सर्वजन की पार्टी बनी 2007 जब पूर्ण बहुमत बीएसपी को मिला था। उससे पहले वो सिर्फ शुरुआत में दलितों की पार्टी कही जाती थी, मुसलमानों को सामने लाया, आखिराम 85 बनाम 15 की बात करते थे। उस जमाने में उनका नारा हुआ करता था कि भाई तिलक तराजू और तलवार को मारो दूसरे चार। लेकिन वो नारा आते आगे 2007 आते आगे बदल गया। उन्होंने कहा था हाथी रही गणेश है, ब्रह्मा धर्मा विष्णु महेश है। तो ये इस हिस्ट्री का जो चेंज था वो बीजेपी में आया। जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी अब जो कर रही है वो कमंडल की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में मंडल की राजनीति दम तोड़ चुकी है। जो पिछड़ा दलित या वंचित समाज की बात करने वाले लोग थे, उन्होंने के लिए कितना काम किया ये दुनिया जानती है, सबने देखा है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के दौरान विकास जो हुआ है वो सिर्फ जहाँ से मुलायम करवाते हैं, ऐसे ही उसके आसपास के इलाकों में वहाँ विकास दिखता है। बाकी उत्तर प्रदेश में तो काम खड़े जमाने में नहीं हुए। मायावती के बारे में कहा जाता है कि साहब उन्होंने अपना विकास ज़्यादा किया है या कुछ सिंबॉलिक उन्होंने किया, जैसे अम्बेडकर पार्क बनाया तो दलित और पिछड़े समाज के लगवाई। लेकिन जो जमीन पे होना चाहिए वो चीज नहीं। हाँ, मायावती के सत्ता में आने के बाद जो दलित और वंचित समाज था उसका हौसला जरूर बुलंद हुआ और वो पहले तो काफी थोड़ा आक्रामक हुआ। उनके साथ जो जातियाँ होती थी समाज में वो कम हुई है, ये बड़ा उपलब्धि के बाद। लेकिन इनसे बड़ा बीजेपी ने ये देखा है कि भाई कमंडल की राजनीति में सब आ जाते हैं, और बीजेपी ने जो आक्रामक राजनीति शुरू की खासकर 2014 के बाद से, और 2017 में बीजेपी को 311 सीटें अकेले मिली और गठबंधन के साथ 325 सीटें मिली थी। तो अभी बीजेपी उसी पर रिलाई कर रही है। मुझे लगता है कि भाई कमंडल की राजनीति में, यानी मोदी के नाम से जो बीजेपी राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति, सत्तर हिंदुत्व की राजनीति, उसमें उसे लगता है कि भाई जो समाजवादी पार्टी का यादव की वोट है, नॉन यादव पिछड़ा वोट है, वो सर हिंदू के नाम पे बीजेपी के साथ आया है। इसमें जातीय पहचान के मुकाबले और
महाराष्ट्र में भी अपने दलित की पहचान को बैकग्राउंड में रखा है और अपनी हिंदू पहचान को के साथ वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो ये फॉर्मूला बीजेपी को अभी कारगर लगता है। जिस तरह पिछले 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कराई है और जिस बेबाक अंदाज में उन्होंने हिंदू के मुद्दों को उठाया है और मुस्लिम समुदाय को उन्होंने टारगेट कर रखा है या उसकी अनदेखी है। बार बार उन्होंने कहा कि इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ, मैं खड़ा कर मैं हिंदू हूँ और या इस ताजमहल के बारे में कहा कि हमारी चीज का नहीं है। तो उसमें जो बीजेपी का जो कट्टर हिंदू वोटर है वो उसको वोट में मैसेज देने की कोशिश करी और वो और मजबूत के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी मुझे लगता है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी होगी वो यही स्ट्रेटेजी है कि मुस्लिम विरोध के नाम पे हिंदुओं को एकजुट किया जाए, उससे बीजेपी को मजबूती मिले। बीजेपी अभी इसी राजनीति उसी नीति से चल रही है, वही इसकी रणनीति राजनीति। जी बारी साहब, एक क्वेश्चन और भी वहाँ बन रही है यूपी में कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो आप क्या इसको किस नज़र से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के वहाँ सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से बीजेपी को फ़ायदा होगा? ये हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है, इंतखाब का जो तरीक़ा है, वो हिंदुस्तान की जो सोशल कंडीशंस है, क्योंकि यहाँ के मजहबी कंडीशन नहीं बल्कि सोशल जो कंडीशंस है उसके लिहाज से जो है ये बहुत ही गलत तरीक़ेकार है। ये बरतानिया के लिए तो बहुत सही हो सकता है कि वहाँ पर एक ही ज़बान के बोलने वाले, एक ही मज़हब के मानने वाले हैं। यहाँ पर पूरा हमारी सोसाइटी जो है कास्ट में बटी हुई, कास्ट रिजन सोसाइटी है। तो होता ये है कि ये घुड़दौड़ की तरह इलेक्शन होता है और इसमें कितने कैसे तरीक़े अख्तियार किए जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। एक पार्टी को 30% वोट चाहिए, बाकी 70% को वोट को तकसीम कर देना है आपको। ये बहुत ही आसान है, जिसके पास वसाइल रहेंगे और लोगों में उतना शऊर नहीं है, पीपल आर नॉट पॉलिटिकली वेल एजुकेटेड, कि वो इश्यूज़ पर कभी बात नहीं होती है, कि वो बस हर जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ पर सोशल कॉम्बिनेशन देखा जाता है, कौन बहादुर है, कौन ताकतवर है, किसके पास पैसा ज़्यादा है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है और कितने लोगों को तोड़ सकता है और कितने लोगों को खड़े कर सकता है। इस तरह से इलेक्शन होते हैं। हमारे पास का ये एक बड़ा अलमिया है, ट्रेजेडी है। ये 70 साल से ये चला आ रहा है। अगर कांग्रेस थोड़ा इस तरफ तवज्जो देती, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेट करती, तो ये नौबत नहीं पेश आती। अब आप कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी आएगी, तो ज़ाहिर बात है बीजेपी तो चाहती है कि जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट खड़े रहेंगे उसके लिए ज़्यादा सूदमंद है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कि वो सब जब इलेक्शन 2014 में भी चुनकर आई तो उसको कितना वोट मिला था? 31% मिला था। फिर इसके बाद जब दोबारा आई 2019 में आए, उसके वोट में कितना इजाफा हुआ? 6% का इजाफा हुआ। अब सभी लोग कहते हैं, अरविंद केजरीवाल खुद ही कहते थे कि भाई पैसे लेके आप पैसे लीजिए, सामने वाले कैंडिडेट से पैसे लीजिए और जो है आप हमको वोट दीजिए, जिस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने भी जो है उनकी रिप्रिमांड किया था, उनकी सर्जनी की थी। तो ये अमलन जो सूरत हाल है, तो ऐसा लगता है कि आम आदमी के पार्टी का वहाँ पे तो कोई बेस है नहीं, तो वो जो भी खड़े करेंगे तो यही समझा जाएगा कि ये कांग्रेस के बी टीम है। वैसे भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, तो ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकती है। इस तरह का उसकी जो सियासत है, जो उसकी राजनीति है, वो बीजेपी से मिलती जुलती सियासत ही है। उसका पूरा का पूरा अपर कास्ट बेस है, अपर कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, वो दूसरी जगह भी इसी अंदाज से काम कर रहे हैं। नाम सिर्फ जो है एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का नाम देते हैं और जो ईमानदारी की सियासत के नाम देते हैं, लेकिन अमलन काम तो वही कर रहे हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो अपने तौर पर ये करेंगे, लेकिन इससे जरूर बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। ये मेरा ऐसा जी, बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी के जाने से। कृष्ण जी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि इससे फ़ायदा होगा आम आदमी पार्टी के जाने से, या कांग्रेस के स्लो होने से बीजेपी को फ़ायदा होगा? जो कांग्रेस अपने आप को फाइट में ला सकती है लेकिन वो फाइट में नहीं ला रही, इससे फ़ायदा होगा बीजेपी को, या आम आदमी पार्टी से बीजेपी को फ़ायदा होगा, या अवैसी से फ़ायदा होगा? बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने और 3 उसके आयाम हैं। आम आदमी पार्टी पे ही आ जाता हूँ पहले। 15 जिलों में उसकी उपस्थिति दर्ज हुई थी पंचायत चुनाव में, ये ध्यान में रखने की बात है। वो 15 जिले जो हैं कहाँ हैं वो भी ध्यान में, वो पूरा पढ़ूंगा नहीं, प्रोग्राम फिर लंबा हो जाता है।
लेकिन आम आदमी पार्टी की उपस्थिति वहां पर दर्ज हुई है। और संजय सिंह ने ऐलान किया है कि सभी 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लड़ेंगे। जी तिरंगा यात्रा, तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रवाद उनका यूएसपी रहेगा। राष्ट्रवाद, तिरंगा संकल्प यात्रा। और अभी दिल्ली में 2-3 दिन पहले हम लोगों ने गणेश पूजन भी देखा। अरविंद केजरीवाल टैक्स पेयर्स के पैसे से गणेश जी की पूजा कर रहे थे, पूरा बॉलीवुडिया स्टाइल में। आगे नृत्य संगीत हो रहा था, एंकर उसको एंकरिंग कर रही थी, पीछे मंत्रोच्चारण, पंडित भी पूरा सज धज के आया था जैसे टीवी सीरियल में आते हैं, और केजरीवाल के एकदम राजाओं की तरह स्वागत करते हुए मंच पे बैठाया जाता है। ये सब जो है राष्ट्रवाद का भी एक नमूना है। वैसा राष्ट्रवाद जो बंदूक की गोली से निकलती है, वैसा राष्ट्रवाद जिसका एकदम बाल्कनाइज करने की चेष्टा होती है, कि उत्तर प्रदेश को भी बाल्कन देशों जैसा राष्ट्रवाद फैला दें वहाँ पर। और जो कमज़ोर लोग हैं, न सिर्फ मुसलमान, कमज़ोर वर्ग जिनका कोई मुंह नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ को दबाओ और अपना उल्लू सीधा करो। इस राजनीति में अच्छा देखिए, जिन लोगों को हम सेकुलर के चश्मे से देखते थे कांग्रेस को, राहुल गांधी चले जाते हैं जम्मू और वहाँ जय माता दी का नारा लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अब ये राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मंच पे जाएंगे और बोलेंगे कि मुसलमानों वोट दो मुझे, मैं सेकुलर, मेरा पूरा परिवार सेकुलर तरीके से आपके हित की बात सोचता था, तो कौन ट्रस्ट करेगा? वो पूछेंगे ना कि आप कश्मीरी पंडित हो तो यहाँ क्या करने आप आए हो, कश्मीरी वोट तो यहाँ नहीं है। या आप जय माता दी हो तो आप मुसलमानों का वोट मांगने क्यों आए हो, तो यहाँ आप किसकी मदद कर रहे हैं? तीसरा, ओवैसी। ओवैसी क्या वाकई मुसलमानों के हित की बात सोचते हैं या अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? उन्होंने बिहार में जितने सीटें उनकी पार्टी जीत के ले आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या बिहार में जाके आपने एक सूची बनाई कि वहाँ वो जो पसमानदा मुसलमान है या वहाँ बिल्कुल गरीब मुसलमान है, उनके हितों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या एक बार भी उनकी पार्टी के विधायक बिहार के विधानसभा में कितने सवाल अभी तक मुसलमानों से उनके हवाले से सवाल पूछे गए हैं, या कितने मुसलमानों के कल्याण के लिए बिहार में ओवैसी ने अब तक क्या किया है? इसका लेखा जोखा कोई सामने लेके आ जाए तो बिहार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो तस्वीर साफ हो जाएगी, अगर हम उसको कोरिलेट करते हैं। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली जाके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी। मैं ये नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मानता कि बीजेपी खुद अपने अंतर विरोध में, अपने राजनीतिक फंदेबाजी में, आपसी लड़ाई में फंसी हुई है। अगर इनकी आपसी लड़ाई नहीं होती तो गुजरात में जो 4-5 नाम के कयास मैं यूसुफ भाई कल के किसी शो में लगा रहे थे, उसके बदले में अचानक एक ऐसा अनजान नाम को सामने रखा गया। वो क्या संदेश देता है? वो ये संदेश देता है कि बीजेपी के अंदर भयानक लड़ाई चल रही है। अगर पाटीदार नेता की बात हो रही थी, पाटीदारों में भी जो छत्रप है वहाँ पर, उनकी भी आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई कल 24 घंटे में हुई कि एक तीसरे ऐसे व्यक्ति को सामने रख दिया गया कि चलो तुम्हारा भी नहीं, इसका भी नहीं, एक ऐसे आदमी को हम ले आते हैं जिसका कहीं मुंह, जिसको पहचानने में ही 6 महीने भी गुजरात के लोगों को लग जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चूंकि एक दबंग आदमी वहाँ सीएम है, उसको ये हिला डुला नहीं सकते थे, तो वो दबंग जो है अपने तरह की राजनीति करेगा, वो बीजेपी की राजनीति नहीं करेगा। उसकी जो अपनी सेना है, उसके जो अपने कैडर हैं, उसको लेके योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति करेंगे। उनको ना तो संघ पे भरोसा है, न बीजेपी के हार्ड कोर पर भरोसा है, उनको भरोसा अपने कोर पर है। अपने लोगों को लाकर अपने तरह की राजनीति योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसमें वो फतह करने की कोशिश करेंगे। ये सूरत हाल मुझे दिख रहा है फिलहाल। जी, यूसुफ भाई बहुत अहम सवाल उठाया है पुष्परंजन जी ने, जो सिचुएशन इस वक्त उत्तर प्रदेश की है। इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ देना चाहता हूँ पुष्परंजन जी कि 126 एमएलए ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपना एक साझा मत बनाया है और उनकी मुखालफत सामने आई है। इससे पहले भी 200 के करीब लोग जब यहाँ से राधा मोहन जी गए थे, उनसे जाकर मिले थे और लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। तो क्या अंदर कला है इस वक्त बीजेपी की,
उसकी वजह से बीजेपी यूपी में हारेगी क्या? मुझे बोलना है। नहीं यूसुफ जी भाई। जी, अच्छा जी ठीक। देखिए, बीजेपी यूपी में हारेगी अभी तक तो इस तरह से इंसान नहीं लगते हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि लोगों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ, और कोरोना के दौर में जिस तरह की लापरवाही या जिस तरह से हुई और ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, जिन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड की उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, और अंदर रिपोर्टिंग भी वहां पर देखने को मिली है कोरोना की वजह से, जिसमें कोरोना से मौत हुई है। उन सब चीजों को लेकर के लोगों में गुस्सा जरूर है, लेकिन वो गुस्सा वोट में तब्दील होगा, बीजेपी के खिलाफ लोग वोट देंगे, इसकी संभावनाएं भी कम लगती है, क्योंकि लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। और समाजवादी पार्टी बीएसपी जो दो बीजेपी अल्टरनेटिव दिखते हैं, मायावती और अखिलेश यादव, इनकी सरकारों, पिछली सरकारों के खिलाफ इतना ज्यादा प्रचार कहें, प्रोपेगेंडा कहें, हम खिंचे गंदी प्रोपेगेंडा कहेंगे, इतना प्रोपेगेंडा बीजेपी कर चुकी है कि उनके सरकार आने के डर से ही लोग बीजेपी को दोबारा वोट देंगे। किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिसे ये माना जा रहा है कि शायद ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार का रास्ता हो सकता है, उस आंदोलन में शामिल लोगों का कहना ये है कि भाई किसानों के कानून केंद्र सरकार लाई है, उसके बाबा योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं है। वो तरह तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन अगर बीजेपी देखिए, राजनीति में क्या, राजनीति में जब तक आप अल्टरनेटिव पेश नहीं करेंगे वो लोग आपको नहीं देंगे। ममता बनर्जी का अल्टरनेटिव बीजेपी पश्चिम बंगाल से पेश नहीं कर पाई। ममता बनर्जी ने वहाँ एक ही चीज कही कि बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी आखिर तक नहीं बता पाया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन मोदी पीएम मोदी के नाम से चुनाव लड़ा गया। बल्कि एक प्रोग्राम में ये भी कहा भी था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर दें तो भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे पश्चिम बंगाल में, तो शायद बीजेपी जीत जाए। वो सिचुएशन आज बीजेपी के अंदर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अल्टरनेटिव बीजेपी पेश नहीं कर पाई थी, इसलिए वो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। हालांकि सीट के बल के 70 तक वो पहुंची। उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में जो मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं, अखिलेश यादव और मायावती, ये आजमाए हुए लोग हैं, पहले आजमाए जा चुके हैं। 5-5 साल दोनों मुख्यमंत्री, मायावती ने 6 बार मुख्यमंत्री रही है, अखिलेश यादव का पूरे 5 साल का कार्यकाल हो चुका है। तो या फिर इनमें से कोई आगे बढ़कर जब तक ये सबूत नहीं देता जनता को कि ये उससे बेहतर सरकार चला सकते हैं, अखिलेश यादव के अंदर वो सक्षम है, दिखाए जनता के सामने आकर, वो चीज़ अभी कम दिख रही है। इसलिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि बीजेपी में इतनी ज़्यादा इनफाइटिंग है कि अगर बीजेपी इससे हार सकती है। क्योंकि बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति, जिसके नाम से न सिर्फ बीजेपी का प्रमोटर उनके साथ है, बल्कि दूसरी पार्टियों में जो हिंदुत्व की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उससे मुतासिर लोग हैं, वो भी वोट देने के मामले में बीजेपी के साथ आ जाते हैं। इसलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी तक काफी मजबूत स्थिति में है, मुझे ऐसा लगता है। जी, मजबूत स्थिति में है बीजेपी। यादव साहब, हमें ये जानना है कि बड़ा अहम सवाल आ रहा है इस वक्त हमारे सामने कि राष्ट्रवाद को यूएसपी बना रहा है आम आदमी पार्टी, और राष्ट्रवाद पर कॉपीराइट है बीजेपी का, तो क्या इनके दरमियान कोई क्लैश होने की आप संभावना देख रहे हैं? नहीं, इनमें क्लैश नहीं होगा। ये ए और बी पार्टी है, विकास ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी जो बात होने वाली है कि जितनी पार्टियां बन रही हैं उनका पोस्ट इलेक्शंस बीजेपी फायदा ज़्यादा उठा सकती है। जैसे हरियाणा में वो बीजेपी के खिलाफ नारा लगा के लिया और बीजेपी जो घोटाला था, दुष्कर घोटाला, वो जाके बीजेपी के साथ मिल गया। तो वो स्थिति में बीजेपी रहेगी। अगर मेजॉरिटी नहीं आती है, इसके चांसेस हैं, मेजॉरिटी शायद ना आए, और नहीं आएगी तो उनको ये छोटी छोटी पार्टियाँ जितनी बन रही हैं, आप पार्टी हो या कोई और हो, उनमें से वो बीजेपी के खिलाफ मांगा, लेकिन बाद में कौन किसके साथ जाके नहीं करता, वो खतरा देख नहीं जाए, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं, शासन है, सेंटर है, एजेंसीज हैं, इन सब का इस्तेमाल करके पैसा है, जो पोस्ट इलेक्शन इनका रोल कहीं ज़्यादा रहेगा।
लेकिन वोटिंग के टाइम मेरा ख्याल इतना असर नहीं कर पाएगा जितना आप उम्मीद करते हैं। किसान का जी नारा शायद वेस्टर्न यूपी में तो जोरों से पकड़ गया है, तो उसका असर पड़ेगा और यहाँ से जी, जीत के जाने की किसानों का असर पड़ेगा। आपने अहम सवाल उठाया। बारी साहब, मैं आपसे आपका आखिरी कमेंट जानना चाहता हूँ यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से। क्या आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं इस चुनाव में? ये आपका सवाल मैं ठीक से सुन नहीं पाया हूँ, आवाज़ थोड़ी सी हल्की आई है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं यूपी चुनाव में, इस पर आपका अच्छा आखिरी ठीक है, मुझे ठीक है। कमेंट। आई गॉट इट योर पॉइंट, आई गॉट इट। देखिए, इस वक्त तो अभी भी जो है मंजरनामा जो है कोई साफ नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है कि बीजेपी के अंदर जो है ना, जो कल्पशार जो मचा हुआ है कि हर पार्टी में, वो बीजेपी के हर यूनिट में जहाँ पर भी जो भी स्टेट में इनकी पावर्स है, वहाँ पर जो है तो एक कल्पशार मचा हुआ है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को अपने पास लेकर आए इक़्तिदार के लिए। अब ज़ाहिर बात है, जो भी ज़्यादातर जो लोग आए हैं वो तो इक़्तिदार की वजह से आए, पावर की वजह से आए। पावर मैग्नेट होता है, अब उनको पावर नहीं मिल रहा है या उनको दबाया जा रहा है, तो वो जो है अंदर जो अंदरून खाना जो है, बेचैनी जो है पार्टी के अंदर, वो उसको बड़ी नुकसान पहुंचा सकती है। फिर उसके बाद जो है ये किसानों को जो आंदोलन जो चल रहा है, किसानों का आंदोलन जो खासतौर से वेस्टर्न यूपी में जो है 403 जो सीटें हैं उसमें से 102 सीटों पर जो है तो किसान अंदर असरअंदाज होते हैं। और महापंचायत में जो जो भी फैसले किए गए मिशन यूपी के नाम से जो शुरू किया, जिस तरह से जो बातें आई है वहाँ की, जो वहाँ के बारे में जो तफसीलात आई है और जिस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में जो काम कर रहे हैं, तो उसके असरात तो बिल्कुल वो होने वाले, मुरतब होने वाले हैं। जाट जो तबका था जो बीजेपी की तरफ चला गया था, अब खुद ही वहाँ के जो है जो मेंबर पार्लियामेंट है वो बालियान साहब, वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ये किसानों से बात करिए। यानी उनको खदशा हो रहा, महसूस हो रहा है कि भाई सूरत हाल वो पहली जैसी नहीं रही। अब बीजेपी के पास एक ही है कि मुसलमान जो होते हैं ऑक्सीजन बने हुए, इसके लिए पॉलिटिकल ऑक्सीजन है मुसलमानों का नाम लो, हर मामले को जो है तो डाइवर्ट करने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें जो है ना, जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती है ना, निगेटिव स्लोगन्स वगैरह, वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। तो मुझे नहीं समझता कि मेरे ख्याल से जो 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 इस वक्त जो मंजरनामा बन रहा है उसमें अभी तो बहुत ही ये इब्तिदाई चीज़ें हैं, लेकिन कोई बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं है बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से, बहुत ही रोज़ी पिक्चर नहीं। जी पुष्परंजन जी, आपका आखिरी कमेंट क्या होगा कि किस तरह का मंजरनामा या किस तरह की इक्वेशंस आप बनती देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जैसा यूसुफ अंसारी साहब ने कहा कि आजमाए हुए लोग हैं अखिलेश, मायावती, सही कहा उन्होंने, दुरुस्त है, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मैं। और लगातार आजमाए हुए लोग हैं, कोई उसका रिजल्ट आता है उत्तर प्रदेश एकदम कायाकल्प हुआ है, ये भी वो बात नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में हो सकता है विकल्प की राजनीति पर भी बातचीत है, और विकल्प के लिए आम आदमी पार्टी फिर से सक्रिय हुई। अभी उनके पास समय भी है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वो मुख्यमंत्री चेहरा, देखिए संजय सिंह ने कहा कि ब्राह्मण को हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें ये करेंगे, लेकिन ठाकुर ब्राह्मण समीकरण और प्लस मुस्लिम उनकी मदद, तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि जिस तरह की गणेश पूजा ये करते हैं, तो मुस्लिम इनको भरोसा कर ले। और सब लोग जानते हैं कि बी टीम है, तो बी टीम इस विकल्प की राजनीति को अपने खाते में ले आए, ये भी एक संभावना बनती है। मैं सिर्फ संभावना की बात करूं, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, पत्रकार भविष्यवाणी नहीं करता। दूसरा, हम एकदम 100% किसान नेताओं पर भरोसा कर लें, ये भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। अब आपको मैं एक घटना छोटी सी याद दिलाता हूँ। 3 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, और उसमें 40 अभियुक्त जो थे, उसमें से 2 अभियुक्त राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, दोनों भाइयों का नाम भी उसमें था। अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में जाके विड्रॉ किया सारे केसेस, 40 लोगों को वहाँ से बरी कराया गया है, उसमें ये दोनों भाई भी हैं, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं ज़्यादा नहीं कह इसको कहना चाहता। जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यूसुफ भाई, आपका आखिरी कमेंट क्या है? किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं?
देखिए मैं तो अभी तक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत का जितना बहुमत जो पिछली बार मिला था लगभग उतने ही या उससे ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। लेकिन जमीन पे तो बहुत ज्यादा चेंज नजर नहीं आ रहा है मुझे। और जो हिंदूवादी भावनाएं हैं, राम मंदिर बनने के बाद अभी इसका शिलान्यास भी हो जाएगा, हिस्सा बन जाएगा, उसके दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे और वो फिर पूरी सरकारी चीजें हो जाएगी। तो इस ये चुनाव तो बीजेपी राम नगर के नाम से एक बार फिर जीतेगी। और अल्टरनेटिव राजनीति की जो बात सुरेंद्र भाई ने कही उससे मैं सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश को एक अल्टरनेटिव राजनीति की जरूरत है और वो आम आदमी पार्टी उसका एक विकल्प के रूप में कर सकती है। लेकिन इस चुनाव में वो विकल्प नहीं बनेगी। इस चुनाव में उसकी शुरुआत हो सकती है, आगे चल के वो विकल्प निकल सकता है। लेकिन ये चुनाव मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी और अच्छे खासे वोटों से जीतेगी। तो हो सकता है कि पिछली बार की 300 वोटों से जीती थी और 300 सीटें लाई थी, हो सकता है इस बार वो 350 सीटें में आए। तो मुझे ऐसा अगर होता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो अपोजिशन है वो ना तो यूनाइटेड है और ना कमिटेड है अपोजिशन की राजनीति करने के लिए, और ना कोई वो अच्छा विकल्प पेश कर पा रहा है। न वो ये दावा कर सकते हैं कि बीजेपी से बेहतर शासन हम दे पाएंगे या इससे बेहतर व्यवस्था हम दे पाएंगे। हम लोग डरे हुए हैं और डरे हुए हैं अपनी उन इतिहास में सीधी अपनी उन गलतियों की वजह से जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए की। हम लोग पुलिस से डरे हुए हैं, ईडी से डरे हुए हैं, सेक्रेटरीट से डरे हुए हैं, जेल जाने से डरे हुए हैं। तो डरे हुए लोग सत्ता को सत्ता को कैसे चुनौती दे सकते हैं, ये एक समझदार वाली बात है। मुझे जी, बिल्कुल अभी तक के हिसाब से मुझे लगता है बीजेपी सत्ता में दमदार आपके हिसाब से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, ऐसा आपका मानना है। हम आखिरी बाइट ले लेते हैं यादव साहब की। जेएस यादव साहब, आपका आखिरी कमेंट किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? मैं यूसुफ भाई से इस मामले में सहमत नहीं हूँ। तो पार्टी पावर में आएगी, कहीं न कहीं मेरे ख्याल में वोट भले ही मिले, फर्स्ट पास के पोल में आगे निकलेंगे, रिपोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जो मैंने कहा पोस्ट इलेक्शन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको तोड़ने में, जैसे हरियाणा में हुआ, वो वोट मांगे चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ और जाके ज्वाइन किया बीजेपी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। वो संभावनाएं जो इंडिकेट किया कि जो हिंदुओं को कैसे मिली है बेल या जो भी, तो वो कोई भी ग्रुप कर सकता है, ये भी कर सकता है, कोई और भी ग्रुप कर सकता है। तो वो जो संभावनाएं हैं वो रहेंगी, लेकिन ये कहना है कि वो बीजेपी के जीतने की संभावना मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल क्लियरली मेजॉरिटी में आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आपने इस चर्चा में भाग लिया और हम इस विषय पर बराबर बात करते रहेंगे, आपको बार बार बुलाते रहेंगे। इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।